देखिए, बिहार में इस बार गजब की वोटिंग हुई है, मतलब बम्पर वोटिंग। और इस बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है, बिहार में पहले राउंड में किसको बढ़त मिल गई है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम लेकर आए थे, वो जब नहीं फटा तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या करने में जुट गए। सुनिए राहुल गांधी को आज उन्होंने नए सिरे से क्या कहा है। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, यह आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछला बिहार चुनाव भी वोट चोरी से जीता होगा इन लोगों ने। अरे पिछले बिहार चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप ही की साथ ही आरजेडी थी, वोट चोरी करके भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हो जाएगी। ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनका लॉजिक यही समझते हैं बॉस। ये वोट चोरी का नाम लेकर युवाओं को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। ये काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। वो वोट चोरी का बम लाए, वो नहीं चला। एटम बम लाए, नहीं चला। हाइड्रोजन बम लेकर आ गए, वो भी नहीं चला। चलेगा कैसे? अंदर फैक्ट का बारूद होगा तब न फटेगा। अंदर कुछ है ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ, कैसे फटेगा? और इनको जब वो बम फटता नहीं है तो इनका गुबार फटता है। फिर ये जेन जी यानी युवाओं का नाम लेने लगते हैं, उनको भड़काने वाली बातें करने लगते हैं। कल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने जेन जी का जिक्र किया था कि भाई जेन जी को बचाना होगा देश को। काहे आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? उसके लिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट टीवी पर देख लिया, खुद संज्ञान ले। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यही काम रह गया है कि टीवी पर प्रोग्राम देख देख के कि राहुल गांधी क्या बोले हैं और खुद से संज्ञान ले। ये नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी क्या करेंगे फिर? सवाल है वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी जेन जी की बात क्यों बार बार कर रहे हैं। राहुल गांधी से अपने आरोपों पर जब कोर्ट जाने को कहा जाता है तो कहते हैं कि कोर्ट क्यों जाएं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरों में नहीं कर रहे, कोर्ट तो सब देख रहा होगा। जब कहा जाता है कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी आप दिखा रहे हैं वो गड़बड़ी उनकी पार्टी को खुद देखनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट तो सबको पहले दे दी जाती है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट में मिलती है, चेक ही नहीं कर पाते हैं, जबकि कई कई हफ्ते पहले ही वोटर लिस्ट सबको मिल जाती है। यानी पहले ना खुद चेक करेंगे, ना कोर्ट जाएंगे, बस आरोप लगाएंगे, हलफनामा नहीं देते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि वो इतने आरोप लगा दें, इतना भ्रम फैला दें कि बवाल हो जाए, पब्लिक नहीं पूछेगी? बार बार जेन जी की बात राहुल गांधी इसलिए तो कर रहे हैं कि वोट चोरी के नाम पर भ्रम में डालकर युवाओं से बवाल करवाया जाए क्या? यह सवाल पब्लिक पूछ रही है, क्योंकि इनको उम्मीद अब जेन जी से बची है कि भाई कुछ होगा सड़क पर, तभी तब शायद मामला बनेगा। राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी यही बातें कर रही हैं। आप देखिए, एकदम पैटर्न मैच हो रहा है। प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए कैसे कह रही हैं कि वोट चोरी हो रही है तो जनता चुप क्यों है, ताकत दिखाए। सुनिए जरा। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं। शक्ति दिखाने की बातें हो रही हैं, साथ में एक क्लॉज ये भी जोड़ दे रही हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो एनडीए हार जाएगा। मतलब अपना बेस बना दिए कि हारेंगे तो कहेंगे कि भाई निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुआ था, तो लड़का लड़ रहे। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि जो ईवीएम करते थे उसका अब क्या हुआ। अगर वोट चोरी हो चुकी है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा जो है वो वोट चोरी रोक सकता है। तो जब हो ही गई चोरी तो रोक कैसे सकता है? और जब रोक सकता है तो चोरी हो गई क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली अपना बेस बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये लोग अपना बेस बना रहे हैं कि कोई गांधी परिवार से सवाल ना पूछे कि आपके नेतृत्व में हम लोग हारते क्यों हैं।
राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को डर है कि कांग्रेस पार्टी में जेनजी आंदोलन ना कर दे, वहां का युवा नेतृत्व आंदोलन ना कर दे कि आप लोग हटिए, जगह छोड़िए, आपसे नहीं हो पा रहा। तो कभी ईवीएम को गाली देंगे, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, कभी इसको देंगे, उसको देंगे, ताकि पब्लिक जो है इस भ्रम में रहे, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भ्रम में रहे। लेकिन युवा कभी तो समझेगा कि इनका जीवन तो चल रहा है, लेकिन जो युवा नेता देश के लिए कांग्रेस का कुछ करना चाहता है, उसका जीवन जो है वो खत्म हो रहा है, उसका करियर खत्म हो रहा है। राहुल गांधी जेनजी को उकसा रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा महिलाओं को उकसा रही। प्रियंका वाड्रा ने तो वैसे ही नाम लेकर धमकाना शुरू कर दिया जैसे राहुल गांधी धमकी देते रहे। प्रियंका वाड्रा ने कैसे चुनाव आयोग के लोगों के नाम लेकर लोगों को उकसाने वाली बातें की हैं, सुनिए जरा। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। कल राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके फर्जी वोट डलवाए जाते। आज प्रियंका वाड्रा वही माहौल बनाने, और आप सोचिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो साथी हैं इलेक्शन कमीशन में, उनके नाम लोगों को रटवा रही हैं। क्या करवाना चाहती हैं आप भीड़ से? इन लोगों के नाम रटवा के इनके खिलाफ क्या करवाना चाहती हैं? ये इनकी पॉलिटिक्स है। जहां इनकी सरकार बन जाती है वहां यही सीईसी है ना बॉस, यही चुनाव आयोग है ना, वही इलेक्शन कमीशन है, वही ईवीएम है, वही सारा कुछ है। और इनके खुद के फैक्ट्स जो हैं वो फर्जी हैं, चल नहीं रहे हैं, गड़बड़ हैं, तो पब्लिक क्यों गुस्सा है बॉस? कह रहे हैं फर्जी वोट डलवा दिया जाता है। ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर कोई और वोट कर रहा है, राहुल गांधी ने कल कह दिया। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों का फैक्ट चेक आज हाथों हाथ बिहार की वोटिंग में हो गया। बिहार में वोटरों की जांच को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार उन वोटरों की पहचान को भी पक्की करने का इंतजाम किया जो वोटर बुर्के या घूंघट में आती। चुनाव आयोग ने हर बूथ में आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगा दिया। ये महिलाएं बुर्के घूंघट में आने वाली महिलाओं की आईडी के साथ साथ उनके चेहरे का भी मिलान कर रही हैं। अक्सर चुनाव में बुर्के की आड़ में या घूंघट की आड़ में फर्जी मतदान के आरोप लगते हैं। इन आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की। यानी राहुल गांधी के आरोपों के उलट बिहार में चुनाव आयोग खुद एक एक चेहरे का मिलान सुनिश्चित कर रहा है। तो अब तो राहुल गांधी ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि बिहार के चुनाव में ब्राजील की मॉडल की फोटो लगाकर फर्जी वोटिंग हो गई, क्योंकि बुर्के हटा चेकिंग हो रही है, घूंघट हटा चेकिंग हो रही है। सुनिए बिहार के पोलिंग बूथ पर बुर्के में आ रही महिलाओं की चेकिंग करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाएं और महिला वोटर क्या बता रही हैं। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर आईडी से मिलान कर रहे हैं। क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिएंगे और कुछ नहीं। सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपको? हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। तो ये इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वोट चोरी रोका जा सकता है? हाँ, इससे तो रोका जा सकता है। बिहार में और वोटिंग के दिन क्या क्या हुआ, किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कैसे कल से राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे का एक एक दावा गलत निकलता जा रहा है।
कल से नवभारत की टीम राहुल गांधी के दावों की पड़ताल कर रही है। हमने कल आपको सोनीपत की वोटर पूनम के बारे में बताया था कि पूनम के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर लगी है, जबकि राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में पूनम के आगे ब्राजील की मॉडल की तस्वीर लगी है। आज भी नवभारत की टीम को 2 और ऐसी महिलाएं मिली जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दोनों महिला वोटर ने राहुल गांधी के दावे को गलत बता दिया। कल राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा में वोटर लिस्ट में 22 महिला वोटर की फोटो के आगे ब्राजील के मॉडल की तस्वीर लगाई गई और वोटिंग में धांधली हुई। आज उन 22 महिलाओं में एक वोटर अंगूरी देवी सामने आई। राहुल के दिखाए वोटर कार्ड और अंगूरी देवी के पास मौजूद वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर एक ही है, लेकिन अंगूरी देवी के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर लगी है, ब्राजील के मॉडल की नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर अंगूरी देवी ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। इनके हाथ में फोटो दिखाइए कैमरे पे, तो यही वोटर आईडी था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा वो बन के आया किसी और की? नहीं जी, नहीं आया जी। आप जिस दिन मतदान होना था, जिस दिन चुनाव थे, आप गई थी अपने परिवार के? हाँ गई थी मैं, आप गई थी अपने बहू बेटा के साथ जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ था वहाँ पे? कोई नहीं दिक्कत। कैसे आराम से गई, सब वोट डाल? आराम से गई जी, घेर का ही आराम से। तो ये जो लग रहा है कि झूठे वोट पड़े, फर्जी वोट पड़े, झूठ बोल रहा है। गांव क्या था बुल्लियों की सेहत है भी। अब बताइए, राहुल गांधी दिखा रहे हैं ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी है, महिला वोटर खुद दिखा रही है मेरी फोटो लगी है, मैं वोट डाल के आई हूं, तो आदमी किस पे भरोसा करे? इसी तरह राहुल गांधी ने हरियाणा की राय विधानसभा की पिंकी को लेकर भी दावा किया था कि पिंकी के वोट को राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया था। वोटर लिस्ट में पिंकी की तस्वीर की जगह ब्राजील की मॉडल की फोटो होने का दावा किया, लेकिन पिंकी कौशिक ने यहां भी राहुल गांधी के दावों की पोल खोल दी। पिंकी ने बताया कि वो आधार कार्ड और वोटर स्लिप से वोट डालकर आई हैं, उसमें तो तस्वीर उन्हीं की लगी थी। सुनिए राहुल जी, पिंकी जी क्या कह रही हैं। कैसे देख रही है, क्या हुआ था वोटर आईडी पे, क्या गड़बड़ी हुई थी? मैं खुद जाके वोट गिर के आई थी। यहीं गांव में जो स्कूल है उसमें फ़ोटो चेंज हो रखी है। अच्छा, आपने वोट डाला था जाके? जी, मैं खुद जाके वोट डाल की थी, अपने हस्बैंड और अपनी सासू के साथ गई थी। अच्छा, तो वोटर आईडी जब आपके पास आई थी उसमें फ़ोटो किसकी थी? मैम वो तो मुझे नहीं पता। तो क्या आपने इसके लिए कोई कंप्लेन की थी कि फिर से इस फ़ोटो को बदला जाए, आपकी फ़ोटो लगाई जाए? कहीं आप गई थी? नो मैम, हम कहीं नहीं गए थे, लेकिन जिसने मेरे वो बनवाई थी वोटर कार्ड, उसको हमने उल्टी दिए थी चेंज करने के लिए, बट वो मेरा अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने वोट डाला था? वोट डाला था, और अब हम आधार कार्ड से या सरकार की तरफ से जो स्लिप आती है उससे वोट डालते हैं। यानी इनके जो नए वोटर कार्ड में गड़बड़ी थी वो ठीक नहीं हो पाई, तो इन्होंने पुराने वोटर कार्ड से वोट डाला। अभी तक हरियाणा से 3 महिला वोटर ऐसी सामने आ चुकी हैं जो राहुल गांधी के दावे को गलत बता रही हैं। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये 3 महिलाएं साफ कह चुकी हैं कि वोट डालकर आई हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी फिर किस आधार पर फर्जी वोटिंग का दावा कर रहे हैं? वोटर लिस्ट में फोटो की गड़बड़ी हो सकती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूपी में सनी लियोनी की तस्वीर लग गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि फर्जी वोट पड़ा है। कल राहुल गांधी ने फर्जी वोट तरीके से वोट काटने का आरोप लगाकर हरियाणा की अंजलि का वीडियो दिखाया था, जिसमें दावा किया गया कि हरियाणा में फर्जी तरीके से वोट काटे गए थे। अब वही अंजलि भी सामने आ गई, उन्होंने राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया। अंजलि ने कहा कि राहुल गांधी ने तोड़ मरोड़ कर उनके वीडियो का इस्तेमाल किया। अंजलि ने अपना नया वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया, जिसमें अंजलि का नाम और उन्हीं की तस्वीर भी लगी हुई है। राहुल गांधी ने जो दावा किया था उसकी हवा खुद अंजलि ने कैसे निकाल दी, आप सुनिए। हमें फॉर्म नहीं मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बनाई किसी और पर्पस से थी कि मेरा वोट कट गया है दोबारा करेक्शन के लिए, बट वो उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मीडिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने उसे शो किया है। बल्कि ऐसा मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि वोट फर्जी, चोरी, जस्ट सिंपली मेरा वोट कट गया था। किसी भाई मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक, मुझे ऐसा भाई कभी आभास नहीं था कि वो वीडियो क्लिप बनाई किसी पर्पस से थी, तो वो आफ्टर 2 मंथ इस तरीके से मैनिपुलेट करके शो की जाएगी।
आपको याद होगा बिहार में भी राहुल गांधी की टीम पे यही आरोप लगा था कि ये लोग वीडियो कुछ और रिकॉर्ड किए, बता के वहां कुछ और ले गए और बाद में मीडिया के सामने बयान आया कि भाई हमको तो कुछ और बोले थे कि आपका नाम कट गया है। ऐसा तो हुआ नहीं है। और अब देखिए हरियाणा में भी खुद वो कह रही है कि देखिए मेरा वीडियो का गलत इस्तेमाल हो गया है। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि जेन ज़ी सड़क पे आ जाए। काहे कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस के जेन ज़ी को जो है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी और कितने चुनाव हराएंगे। कांग्रेस के युवा नेता जो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो कब तक राहुल गांधी की वजह से सत्ता से दूर रहेंगे, लोगों की सेवा करने से दूर रहेंगे। कांग्रेस के जेन ज़ी को कांग्रेस के अंदर सवाल पूछने चाहिए। देश के जेन ज़ी को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों का एक और फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। कल राहुल गांधी ने हरियाणा की मुलाना सीट को लेकर दावा किया था कि यहां बूथ नंबर 63-64 पर 223 फर्जी वोट डाले गए। अब राहुल गांधी के इन आरोपों की सच्चाई भी आपको बताता हूं। हरियाणा की जो मुलाना सीट है, अगर आप उसको देखेंगे, उसका अगर आप समीकरण देखेंगे, वो सीट है मुलाना। और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला। कांग्रेस को कितना वोट मिला भाई? 79,089 वोट, यानी कि 2019 में जो वोट मिला था उससे ऑलमोस्ट 6% ज्यादा 2019 के मुकाबले। और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले? उसको मिले 66,224 वोट, यानी पिछले 2019 के मुकाबले -1% के करीब। और जीत का अंतर कितना था भाई? कांग्रेस कितने वोट से जीती? 12,865 वोट से कांग्रेस जीती। अब आपको इस सीट पर बूथ नंबर 63 और 64 पर पड़े वोट की सच्चाई भी बताता हूं, जहां की बात राहुल गांधी कर रहे थे। पहले तो भाई जीती कांग्रेस है, गजब की वोट चोरी है बॉस। बीजेपी वोट चुराती है और जीत कांग्रेस जाती है। अब आपको बूथ नंबर 63 और 64 के बारे में बताता हूं। हमने फॉर्म 20 की पड़ताल की और यह पता चला कि दोनों बूथ पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। बूथ नंबर 63 देखिए, बूथ नंबर 63, इसमें 63 और 63 प्लस 64 दोनों बूथ का अगर आप मिला लीजिए तो कांग्रेस को कितना वोट मिला? कांग्रेस को 602 वोट मिले इन दोनों को मिलाकर, और बीजेपी को मिला 275 वोट बॉस। तो जिन बूथ पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहा है, सीट जीत रही है कांग्रेस और हो गया है वोट चोरी। कमाल की बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को इसी मुलाना विधानसभा में बीजेपी से 28,000 ज्यादा वोट मिले थे। बूथ नंबर 63 और 64 पर भी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 152 वोट ज्यादा मिले थे। तो मुलाना सीट पर तो कांग्रेस के वोट बढ़ने का सिलसिला लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है और राहुल गांधी माहौल बना रहे कि वोट चोरी हो गया। गजब, बीजेपी चुराती है बॉस, वोट चुराती है, कांग्रेस को जिता देती है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर से वोट काटे जाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। ज्यादातर जगहों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखी, वोटिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुई। आज 121 सीटों पर बिहार में वोट पड़े, यानी करीब करीब आधे बिहार ने अपना फैसला कर दिया। और अगर आप टर्नआउट देखिएगा, बिहार में आज का जो टर्नआउट है, कहा जा रहा है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में वोटिंग। और ये आपको फर्स्ट फेज का बता रहा हूं, जो आज वोट पड़े, इसमें 121 सीट के लिए वोट पड़े हैं। तो आज की वोटिंग जो है वो रही है करीब करीब 64.66%। और 2020 में कितना वोट पड़ा था? ऑलमोस्ट 57%, यानी लगभग 7% का जंप है पिछली बार के मुकाबले। और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग जब कई लोग लास्ट लाइन में लगे हैं और फिर वो जब पूरा वोट करके जाते हैं तब उसको फिर कैलकुलेट करता है, तो यह अभी और बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी 7% का जंप दिख रहा है। इस बंपर वोटिंग के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं कि पहला, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ सुथरी हुई है, डुप्लीकेट वोटर हटे हैं, फर्जी वोटर हटे हैं। दूसरा बड़ा कारण, महिलाओं ने बंपर वोटिंग की।
अगर महिला फैक्टर काम कर गया तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन के लिए पहले राउंड में ही अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि महिला वोटर मोदी नीतीश पर भरोसा करती रही हैं और इस बार तो 10,000 रुपए सीधे खाते में डाले जाने का भी बड़ा असर बताया जा रहा है। आज वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी भी बिहार में थे और उन्होंने भी महिला वोट को एनडीए की ताकत बताया। सुनिए पीएम मोदी ने महिला वोटर्स पर क्या कहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कह भी दिया कि एनडीए की बड़ी लहर है बिहार में। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि वो इस उम्मीद पर है कि पब्लिक बदलाव करेगी। इंडी गठबंधन से लालू परिवार ने आज पटना में वोट डाला। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार ने वोटिंग की। इस दौरान जब लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव तो होना चाहिए। वोटिंग के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। लेकिन लालू यादव पर आज पीएम मोदी ने यह कहकर तगड़ा हमला किया कि बिहार में आरजेडी की अलग पाठशाला चलती है। उस पाठशाला में अ से अपहरण और फ से फिरौती पढ़ाया जाता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको दिखाएंगे चुनावी बवाल की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। अब जंगल राज की पाठशाला का तो पता नहीं, लेकिन आप न्यूज की पाठशाला देखते रहिए। यहां द से मतलब देश होता है और देश हित से ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये पाठशाला बेस्ट है बॉस, यहीं टिके रहने का है। इधर जंगल राज पर पीएम मोदी ने आरजेडी की क्लास लगा दी। उधर वोटिंग के दौरान यह दिख भी गया जब आरजेडी पर आरोप लगे कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा के काफिले को घेर लिया गया। आरोप लगा कि बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया, पथराव हुआ। विजय सिन्हा अपनी सीट पर वोटिंग का जायजा लेने निकले थे, तभी उनकी कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि ये आरजेडी के गुंडे थे, लोगों को वोट करने से रोक रहे थे। सुनिए विजय सिन्हा। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विजय सिन्हा के साथ ये बवाल यही नहीं थमा, उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन वो अपने इलाके में डटे रहे। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि आरजेडी के नेता बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को धमका रहे हैं, तो वो बूथ पर पहुंच गए। इस दौरान काफी खलबली मची रही। अब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उधर उनके ही गठबंधन पर बूथ कैप्चरिंग जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बाद बीच सड़क पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार आपस में भिड़ गए। विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी की गाड़ी के आगे आकर उनकी गाड़ी रोक दी। उसके बाद दोनों नेताओं में ऐसी तू मैं हो गई कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। देखिए वहां क्या हुआ है। हम ठीक कर देंगे,
राजद के गाड़ी नहीं सकता, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो अरे राजद का एमएलसी, अरे छोड़ो, हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, चलिए बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया पते ना, सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो, कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के बताइए क्या ही चल रहा है सड़क पे। डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में, 25 साल के बाद 60% प्लस वोटिंग हुई है। तो क्या ये लहर है मोदी नीतीश के लिए, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं वोट देने के लिए, या फिर ये परिवर्तन की लहर है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल एक परिवर्तन पाकिस्तान में मुनीर करने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में आपको बताता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा ऑपरेशन त्रिशूल की ऐसी नई तस्वीरें आई कि पीएम मोदी से घबराए मुनीर ने शहबाज के साथ खेल कर दिया है क्या? पाकिस्तान के संविधान में कौन सा चेंज करके मुनीर तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है, आज आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के सबसे बड़ी मुसीबत जो उनके लिए बनी हुई है, उस मुसीबत का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह ठोका जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान की सरकार और सेना को सताता है। इसलिए पीएम मोदी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है। शहबाज शरीफ और मुनीर की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि भारत से डायरेक्ट भिड़ सकें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, यानी पाकिस्तान की एक गलती और उसका नक्शा बदल देंगे। शहबाज और मुनीर अब नए नए प्लान बना रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल जबरदस्त तरीके से चला रखा है। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं, वो भी एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के पास। इससे भी मुनीर एंड कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर भारत एकदम वॉर रेडी दिख रहा है। भारत की सेनाएं किसी भी समय इशारा मिलते ही किस तरीके से पाकिस्तान को ठोकने में सक्षम है, यह दिख रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भारत से भिड़ने के लिए आत्मघाती राह पर चलने जा रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इससे। मुनीर खुद को सुप्रीम लीडर बनाने जा रहा है। पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ तय करेगी, शहबाज सिर्फ दिखाने के लिए प्रधानमंत्री रह जाएगा। अब यह पाकिस्तान में हो सकता है, यानी भारत से भिड़ने के लिए मुनीर अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रहा है कि उसके पास सारी कंट्रोल आ जाए, ऑफिशियली भी, अनऑफिशियली तो है ही, ताकि वो मनमानी से फैसले ले सके। इधर भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी हैरान परेशान कर रखा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ऑपरेशन त्रिशूल और चीन बॉर्डर के पास ऑपरेशन अस्त्र शक्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, पाकिस्तान में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है, पब्लिक क्यों पैनिक में है पाकिस्तान के अंदर, आज आपको सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक। पाकिस्तान में इस समय तीन ही चीजों की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी प्लानिंग क्या कर रहे हैं, पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है, भारत क्या पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, बॉर्डर पर इतना बड़ा युद्ध अभ्यास क्यों हो रहा है, और क्या मुनीर तख्ता पलट करने वाला है, क्या मुनीर अपनी ताकत बढ़ा रहा है जिससे वो सारे फैसले खुद कर सके। भारत की युद्ध तैयारियों के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान में मुनीर क्या साजिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान की पब्लिक पैनिक मोड में आ गई है। पाकिस्तान के संविधान में संशोधन होने वाला है, कहा जा रहा है। संशोधन के जरिए मुनीर तख्ता पलट कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 243 को बदला जा सकता है। इसके जरिए मुनीर को सुप्रीम पावर मिल जाएगी। इस खबर पर इस समय पाकिस्तान में भयंकर हंगामा हो रहा है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि मुनीर तख्ता पलट करने जा रहा है, वो अपनी मनमर्जी करने के लिए लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। सुनिए एक बार कि पाकिस्तान में संविधान के आर्टिकल 243 के बारे में वहां की पब्लिक क्या कह रही है। फिर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा ऑपरेशन त्रिशूल की, जिसकी वजह से मुनीर घबराया हुआ है और ये सब करने पर आ गया है। मुनीर संविधान संशोधन के जरिए सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहता है और इसके लिए मुनीर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से समर्थन भी मांग रहा है। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 243 सेना से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या बदलाव करने की प्लानिंग मुनीर कर रहा है वो आपको बताता हूं। आर्टिकल 243 के तहत सरकार सेना पर कंट्रोल रखती है पाकिस्तान में और कमांड देती है। इसी आर्टिकल के तहत आर्मी चीफ की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इसमें बदलाव करके सेना को और ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। मुनीर खुद को हमेशा के लिए आर्मी चीफ बनाए रख सकता है।
मुनीर का कार्यकाल इसी साल 28 नवंबर को खत्म होने वाला है। संशोधन के बाद सिविलियन मामलों में मुनीर का दखल बढ़ जाएगा। शहबाज शरीफ सिर्फ दिखाने के लिए नाम का प्रधानमंत्री रह जाएगा। पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास तो पुराना है। जनरल अयूब से लेकर परवेज मुशर्रफ तक सबने तख्ता पलट किया है। मुनीर भी वही करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट करने के मंसूबे से ही मुनीर लगातार अफगानिस्तान के साथ लड़ाई बढ़ा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप के कहने पर मुनीर अफगानिस्तान से पंगे ले रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर है, उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर हमले कर रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी कर रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान और तालिबान फौज के बीच झड़प चल रही है। स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तान के हमले से लोग भागते दिख रहे हैं। यह सब मुनीर का प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ उलझा रहेगा तो मुनीर आसानी से संविधान में संशोधन करवा लेगा, देश की सुरक्षा का हवाला देकर कार्यकाल बढ़वा लेगा। चर्चा यह भी है कि अफगानिस्तान पर फुल अटैक भी हो सकता है। यानी मुनीर पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। और यह बात पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह रहा है कि अब अफगानिस्तान से जंग ही होगी। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर तो है ही। जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था, लेकिन अब बॉर्डर पर भारत जो कर रहा है उससे भी पाकिस्तान का बीपी बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास गुजरात और राजस्थान में भारत की तीनों सेनाएं एक साथ सैन्य अभ्यास कर रही हैं। और हाल फिलहाल में भारत का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस वॉर एक्सरसाइज है, जिसका नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। पाकिस्तान में इसी की चर्चा चल रही है कि युद्ध अभ्यास के बहाने भारत कहीं हमला न कर दे। ऑपरेशन त्रिशूल की लेटेस्ट तस्वीरें भी आ गई हैं। मुनीर एंड कंपनी इसको देख के सदमे में होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ही करें, क्योंकि भारत तो बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत की तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड तरीके से एक्सरसाइज कर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गोलीबारी हो रही है, टारगेट को उड़ाया जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ मिलकर लगातार पिछले कई दिनों से ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए, मुनीर के लिए सदमे से कम नहीं है जो बॉर्डर पर वो देख रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में पब्लिक कह रही है कि भारत युद्ध अभ्यास नहीं, युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक बार पहले ये धमाके की आवाज सुनाइए, फिर सुनाइए पब्लिक पाकिस्तान की क्या कह रही है। भारतीय सेनाओं का युद्ध अभ्यास बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। इससे तीनों सेनाओं के सबसे हाईटेक हथियार और कमांडो यूनिट्स भाग ले रहे हैं। इसमें आर्मी के T-90 युद्धक टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तो इसमें शामिल है ही। साथ ही एयरफोर्स के रफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स भी, सी गार्जियन और हेरान ड्रोन भी शामिल हैं। नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स और तेज हमला करने वाले जहाज इसमें शामिल हैं। इंडियन आर्मी के पारा SF कमांडो, नेवी की मरीन कमांडो यूनिट, मार्कोज और एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स ऑपरेशन त्रिशूल में शामिल है। ऑपरेशन त्रिशूल में इंडियन आर्मी ने अपनी ड्रोन पावर भी दुनिया को दिखाई है। आप देखिए, यह भारतीय सेना की ड्रोन आर्मी की तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। एक साथ हजारों ड्रोन रखे हुए हैं। इसमें स्वार्म ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम सब शामिल है। ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स की क्षमताओं का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने अलग अलग ड्रोन्स की ताकत को परखा, ड्रोन हमले की तैयारी को देखा। एक साथ हजारों ड्रोन देखकर कोई भी दुश्मन जो है वो घबरा जाए। इंडियन ड्रोन सेना की ड्रोन पावर की अब ये तस्वीरें देखिए। एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं हवा में जैसे एक साथ कई गिद्ध या चील नजर नहीं आते हैं, वैसे एक साथ कितने ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। अपने टारगेट को ये हिट कर रहे हैं। ड्रोन पावर के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज के समय में ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहे हैं और भारत अपनी तैयारी इसमें पुख्ता करता जा रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल में भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखा रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें ऑपरेशन त्रिशूल से आ रही हैं जो मुनीर और शहबाज की नींद हराम कर दें। इंडियन आर्मी जहां बैटलफील्ड में अपनी तेजी और सटीकता का प्रदर्शन कर रही है, वहीं इंडियन नेवी यह दिखा रही है कि वो किसी से कम नहीं है। अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी और एयरफोर्स के जरिए भारत ने स्ट्राइक की है। अब अटकलें हैं कि भारत अपनी नेवी का प्रयोग करेगा। आप देखिए कि इंडियन नेवी न सिर्फ तैयारी कर रही है, बल्कि अलग अलग देशों के साथ साझेदारी भी कर रही है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में इंडियन नेवी के वॉरशिप और फ्रिगेट 12 देशों के पोर्ट पर गए थे। 1 अक्टूबर को INS त्रिकांड इटली गया। 1 अक्टूबर को INS सतलज मॉरिशस गया। 3 अक्टूबर को INS कदमट इंडोनेशिया गया। 6 अक्टूबर को INS त्रिकांड इजिप्ट पहुंचा। 21 अक्टूबर को INS त्रिकांड गल्फ ऑफ अदन गया था।
13 अक्टूबर को आईएनएस सह्याद्री दक्षिण कोरिया पहुंचा था और 21 अक्टूबर को आईएनएस सह्याद्री जापान गया था। ये सभी इंडियन नेवी के आधुनिक वॉरशिप और फ्रिगेट है। इन सब में खतरनाक हथियार और मिसाइल फिट होती हैं। इंडियन नेवी की आउटरीच जितनी बढ़ रही है उससे पाकिस्तान में हंगामा बढ़ रहा है। वहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत कराची पोर्ट की जासूसी कर रहा है जिससे नेवी के जरिए हमला किया जा सके। त्रिशूल से तो पाकिस्तान के होश उड़े हैं। उसे लग रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही युद्ध अभ्यास नहीं कर रहा बल्कि चीन बॉर्डर के करीब भी युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब तस्वीरें लद्दाख में हुए अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज की देखिए। अस्त्र शक्ति में इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन आर्टिलरी फायर पावर का टेस्ट किया। स्वार्म ड्रोन्स को परखा गया। UAS यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को काउंटर करने की ताकत दिखाई गई। कमांडो ऑपरेशन कैसे करते हैं यह दिखाया गया। कुल मिलाकर पहाड़ों पर भारतीय सेना ने युद्ध लड़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जरा ये तस्वीरें देखिए। तो भारत जो है वो पाकिस्तान को चैन से सोने भी नहीं देगा। लेकिन कई बार आप एक सपना जो मन में पाले रहते हैं वो भी आपको सोने नहीं देता। और वो सपना जो देश ने देखा था वो पूरा किया भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने। अगला चैप्टर उन पर है। पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा सवालों की गुगली और जवाबों का छक्का। वर्ल्ड चैंपियंस विमेंस टीम पीएम मोदी से मिलकर हैरान क्यों रह गई? पीएम मोदी के चेहरे पर इतना ग्लो कैसे? महिला क्रिकेटर के इस सवाल पर पीएम मोदी ने कौन सा राज खोला आज आपको दिखाऊंगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पहुंची टीम इंडिया को पीएम मोदी से मिलने की जितनी खुशी थी उतना ही इंतजार पीएम मोदी भी टीम इंडिया का कर रहे थे। पीएम मोदी ने न सिर्फ टीम इंडिया के जीत के सफर का एक्सपीरियंस जाना बल्कि महिला क्रिकेटर्स के सवालों का खुलकर जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने क्रिकेट टीम से सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं की बल्कि चेहरे के ग्लो से लेकर टैटू तक पे चर्चा हुई। पीएम मोदी ने 2017 में भी महिला क्रिकेट टीम से इसी तरह मुलाकात की थी लेकिन उस वक्त वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ नहीं थी वो। और ये नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है कि आप ट्रॉफी के साथ आ रहे हो या हार के आ रहे हो, वो मिलकर आपकी हौसला अफजाई करते हैं। अब जब महिला क्रिकेट टीम पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंची तो उनके हाथ में ट्रॉफी थी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ जब महिला टीम पीएम मोदी से मिली तो कौन कौन से राज इन महिला खिलाड़ियों ने खोले, कौन से राज इनसे बातचीत में पीएम मोदी ने खोले, आपको सारी चीजें आज आपको दिखाऊंगा कि वहां क्या जबरदस्त माहौल था, कौन से सवालों की गुगली हुई और कौन से जवाबों के छक्के लगे। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को वर्ल्ड कप जीता था। तभी से बधाई और जश्न का सिलसिला नहीं रुक रहा है। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन टीम जब पीएम मोदी से मिलने पहुंची तो अलग ही माहौल था। महिला क्रिकेट टीम को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पीएम मोदी इस अंदाज में उनसे मुलाकात करेंगे। सवाल जवाब के बीच कब हंसी मजाक शुरू हो गया पता ही नहीं चला। इस बीच बल्लेबाज हरलीन देओल ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि पीएम मोदी के साथ सारे लोग हंस पड़े। पीएम मोदी से जब हरलीन देओल ने उनके चेहरे के ग्लो करने का राज पूछा कि आपका चेहरा इतना ग्लो कैसे करता है, तो सुनिए पीएम मोदी ने क्या राज खोला। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी। ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। पीएम मोदी इतना ग्लो क्यों करते हैं, इसे लेकर विपक्ष भी सालों से राजनीति करता रहा। इवन प्रियंका वाड्रा भी भरे मन से पूछ चुकी हैं कि पीएम मोदी के चेहरे के चमकने का राज क्या है। सुनिए प्रियंका वाड्रा ने क्या पूछा था। प्रधानमंत्री ऐसी चमक है चेहरे पे कि महिलाएं जी
अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहे तो हम सब भी लगाना शुरू करें, हम भी चमके उनकी तरह। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज खोल दिया कि चेहरे पे चमक का राज ये है कि इतने दिन से, इतने सालों से देश की जो सेवा कर रहे हैं और उसके बदले में जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो चमक ला रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर सबको जवाब दिया। जहां तक हमारी वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम से मुलाकात की बात है तो नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत है कि हार हो या जीत वो हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। सुनिए भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पीएम मोदी को 8 साल पुरानी कौन सी बात याद दिलाई। सर, मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है। और सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। महिला टीम में एक खिलाड़ी ऐसी हैं जिनकी खूब चर्चा होती है और वो खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा से पीएम मोदी ने जब बात की तो इसमें क्यों भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी जिक्र हो गया वो सुनिए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। जब भी पीएम मोदी किसी से मिलते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें उन्हें मिलने वाले के बारे में पता होती हैं जिसे सुनकर सामने वाला भी हैरान रह जाता है। आपको एक और खिलाड़ी के साथ पीएम मोदी की बातचीत दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी एक एक बात पर कितनी बारीक नजर रखते हैं। बताइए सर, मुझे ये पहली बार आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। इतने सर मैंने काफ़ी ब्लाइंडर भी पकड़े पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ, और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आपने एक कैच लिया तब तो एक प्रकार से वो टर्निंग पॉइंट बन गया। जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, एक बॉल दिखता होगा, लेकिन उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। आपको मालूम है ना, पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। जी सर। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चर्चा शेफाली वर्मा की हुई। शेफाली ने दिखा दिया कि भगवान एक मौका सभी को देते हैं और उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। पीएम मोदी के सामने जब शेफाली आई तो पीएम मोदी ने उनसे क्या पूछा, आप भी सुनिए। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहां तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं खेला? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे। शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। आप जीत के आ रहे हैं, हार के आ रहे हैं, वो दोनों में आपके साथ जिस तरह से बात करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, वो आने वाली पीढ़ियों को जो है ना प्रेरित करता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.